अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। तो उसका जो है वो मैंने 2 पार्ट्स कर लिए थे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं हाफ़ कर लेती हूँ। तो पार्ट 1 में हमने डेरिवेशन ऑफ रेडियस तक उसको कर लिया था। तो अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ एनर्जी से। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि यहाँ पे mvr इज़ इक्वल टू NH लिखा हुआ है और p इज़ इक्वल टू mv, यानी कि मोमेंटम। जैसे कि आपको पता है मोमेंटम के लिए हम p यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम का फार्मूला हमने यूज़ किया है और हमने एंगुलर जो है वो ऑन बेसिस ऑफ प्लैंक्स की थ्योरी से mvr इज़ इक्वल टू NH का फार्मूला यूज़ किया है। तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, रेडियस का जो था PNRN इज़ इक्वल टू NH, ये जो कि आपको पता है कि प्लैंक्स की रेडिएशन की थ्योरी से आया था, उसको हम जो है वो रिफॉर्म करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा P इज़ इक्वल टू NH बाय R। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम रेडियस को पुट करें यानी कि RN की जगह हम उसका जो है वो ओपन फार्मूला यूज़ करें जो हमने ऊपर डिराइव किया है हमारे पास रेडियस का, तो क्या हो जाएगा HZ बाय A0N। ये कहाँ से आया, जो हमने रेडियस का फार्मूला यूज़ किया था। तो उसको अगर हम रिफॉर्म करें तो A0 की जगह आ जाएगा 4πE0। तो इस तरह से हमने P के फार्मूले को जनरलाइज़ किया अकॉर्डिंग टू रेडियस का ओपन फार्मूला यूज़ किया, फिर हमने A0 का ओपन फार्मूला यूज़ किया। इस तरह से जो है वो हमारे पास इक्वेशन रिफॉर्म हो रही है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो हमारे पास किस तरह की इक्वेशन आ जाती है, ZE² m/4πE0HN। ठीक है, ये कहाँ से आया, R का फार्मूला खोला, A0 का फार्मूला खोला, तो ये बन गया। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रॉम P एंड R वी कैन कैलकुलेट द अलाउड एनर्जी फ्रॉम। अब हमने इस फार्मूले को जो है वो फर्दर सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, EN इज़ इक्वल टू P² बाई 2ME माइनस ZE² डिवाइडेड बाई 4πE0RN। तो सब्सटीट्यूटिंग इन द एक्सप्रेशन फॉर P एंड R एंड सिंप्लीफाइंग गिव्स, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और इनके जो एक्सप्रेशंस हैं उनको ओपन फॉर्म में P और R को करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, EN इज़ इक्वल टू Z² E4ME बाई 32π² E0² H² 1/n²। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 32 जो होगा वो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगी इक्वेशन, यानी कि जो हम E के लिए, जहाँ पे भी आपके लिए एनर्जी का जो है वो फार्मूला होगा तो आप इस फार्मूले के ज़रिए करेंगे। जो फाइनल फार्मूला है हमारे पास E इज़ इक्वल टू E4ME Z² बाई 8E0² H² n²। ठीक है, यानी कि जो E आप फाइंड करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब आप आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी बनती है और टोटल एनर्जी का फार्मूला जो है वो हमारे पास ये बनेगा। हम इसको फर्दर देखते हैं तो वी कैन रीडिफाइन अ न्यू एनर्जी स्केल बाय डिफाइनिंग द रेडबर्ग एज, कह रहे हैं कि हम इसको न्यू एनर्जी स्केल से भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि है रेडबर्ग्स की। मतलब कि 1RY यानी कि रेडबर्ग को हमने RY से रिप्रेजेंट किया है, तो वो बता रहे हैं कि 1RY इज़ इक्वल टू E4ME बाई 8E0² H² इज़ इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 18 जूल्स। यानी कि आप जो अगर आप जो है वो यहाँ पे एट 8E और E4ME को अगर जो है वो सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1RY से, क्योंकि उसकी वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, आप उसको यूज़ करके आपके लिए इजीली एनर्जी फाइंड करना हो सकता है। क्योंकि जितना आप उसको कम मटेरियल में रखेंगे एनर्जी को फाइंड करने का उतना आपके लिए इजी होगा। तो उन्होंने इजी के लिए आपके लिए क्या कर दिया है कि आप रेडबर्ग की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं 8EME और E4 की जगह। देखिए हम E0 की वैल्यू यूज़ करते हैं 8.85 और पाई की यूज़ करते हैं 3.14 वगैरह। तो इन सब चीज़ों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, अगर वो आप याद कर लें तो आप इजीली इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। रेडबर्ग की भी आपको वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको भी याद कर लीजिएगा, इससे आप इजीली एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। बात देखें जो मैं आपको बताई थी उनको इन्होंने फर्थरली उसको एनालाइज़ किया कि आप देख सकते हैं इसकी इक्वेशन। यहाँ पे इन्होंने बस रेडबर्ग की जो है वो उसकी जगह क्या की है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट की है और Z² बाई n²J, यानी कि इजीली ये फर्थरली किया है। जैसे हम पिछली दफ़ा देख रहे थे कि रेडबर्ग की जगह क्या था, E4 बाई 8 वाली थी वैल्यू, उसकी जगह हमने यहाँ पे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट की Z² n² जूल्स, यानी कि सिंपल आपका ये फार्मूला बन गया। इससे आप इजीली एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो सीरीज़ को भी मेंशन किया है, लेमन सीरीज़, बेलमर सीरीज़, इसको भी आप देख लें कि किस तरह से जो है वो ये हमारे पास स्लाइड होती हैं।
से पहले जो है वो हमारे पास लेमन सीरीज़ है, फिर बालमेर सीरीज़ है, फिर पेस्टन सीरीज़ है, फिर ब्रैकेट सीरीज़ है एंड लास्ट में हमारे पास फाइन सीरीज़ है। इनकी जो है वो किलो जूल्स पे की वैल्यू बताई हुई है और आपको ये बताया हुआ है कि एनर्जी लेवल्स प्रिडिक्टेड बाय द बोहर्स मॉडल, यानी कि जितनी बोहर मॉडल ने जो जो प्रेजेंट किया था उसको इन्होंने लेबलिंग में आपको मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी सीरीज़ जो है वो लाई कर रही है और इसकी वैल्यूज़ इस तरह से आप जो है वो एन की वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं कि 1 to 2 क्या है, 2 to 3 क्या है, यानी कि सबसे ऊपर क्या है। तो आप एन की वैल्यू इस डायग्राम को देख के जो है वो लगा सकते हैं कि न्यूमेरिकल में आपको क्या चीज़ दी हुई है, लेमन सीरीज़ का कुछ बताया हुआ है या पी सीरीज़ का कुछ भी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना फार्मूला बना सकते हैं एन की वैल्यू की जगह। अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ एनर्जी डिफरेंस, यानी कि एनर्जी डिफरेंस जब आपको फाइंड करना होगा, अगर आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आया तो आप उसको किस तरह से एनर्जी डिफरेंस फाइंड करेंगे। इफ़ द एटम एब्जॉर्ब्स लाइट इट एंड अप इन एक्साइटेड स्टेट एज अ रिजल्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर एटम जो है वो आपके पास एब्जॉर्ब करता है लाइट तो वो एक जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे जाके एंड होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी। द एब्जॉर्प्शन इज़ ओनली पॉसिबल फॉर लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज एंड अगेन conversion of energy determine what these frequencies are. If light is absorbed, then the final energy ENF will be related to the initial energy with NF greater by NI by, यानी कि वो कह रहे हैं कि if light is absorbed, यानी कि लाइट अब जब आप एब्जॉर्ब करेंगे तो फाइनल एनर्जी जो होगी वो आपकी ग्रेटर होगी इनिशियल एनर्जी से। तो आपने इस तरह की इक्वेशन अगर देखें तो ई एन एफ इज इक्वल टू ई एन आई प्लस एच वी, और अगर हम v को साइड पे करते हैं तो ये फर्दर क्या बन जाता है फार्मूला, ई एन एफ माइनस ई एन आई बाई एच। तो जो है वो ई की आपने जिस तरह के पहले डराइव की थी इक्वेशन वो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो जेड स्क्वायर ई 4 me बाई एट ई नॉट स्क्वायर एच क्यूब और 1 एन आई स्क्वायर माइनस 1 एन एफ स्क्वायर। तो ये जो है वो आपके पास डेरिवेशन बन गई एनर्जी डिफरेंस की, यानी कि आपने क्या किया, आपने एच वी के वी को साइड पे किया और एच से डिवाइड करके ई एन एफ की और ई एन आई की वैल्यू लिखी और एन एफ और एन आई को साइड पे करके उनको ब्रैकेट में जो है वो एन आई माइनस एन एफ कर दिया। इससे क्या हुआ, आपकी डिफरेंस ऑफ एनर्जी की इक्वेशन आ गई। यानी कि आपने फर्दरली बेसिकली ये होता है ना कि किसी भी थ्योरी से रिलेटेड आपकी जो कुछ इक्वेशंस होती हैं आप उनको फर्दरली अपने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग उसको जो है वो एज्यूम करते हैं और अपने न्यूमेरिकल के तौर पे आप उसको यूज़ करते हैं, तो ये एक न्यू रिफॉर्म बन जाती है इक्वेशंस की। तो अगर आपको मेन चीज़ याद होगी ना कि इसका ये था फार्मूला, इसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आप इजीली अपने न्यूमेरिकल के हिसाब से उस फार्मूले को रिक्रिएट या रिफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत थ्योरी से ही रिलेटेड है, उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज m बी द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड v बी स्पीड इन nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रेवोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यानी कि यहाँ पे जो है वो एम वी स्क्वायर बाई आर हुआ है इज इक्वल टू 4πe0, यानी कि आपने जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को भी यूज़ किया है और उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी यूज़ किया है। इस तरह से जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने देखा है 1/2 mv स्क्वायर, उसको फर्दरली अपने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग और जो आपने एग्जाम्पशन की थी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग आपने काइनेटिक एनर्जी को रिफॉर्म किया, उसके फार्मूले को, फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा, फिर उसको आपने रिक्रिएट और रिफॉर्म किया अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद अगर आप टोटल एनर्जी यहाँ पे देखें तो E इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो भी आपने दोनों के फार्मूलाज बनाए थे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने उन दोनों को जो है वो यहाँ पे सम अप किया। जब सम अप किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, E इज़ इक्वल टू 4πe0 ZE स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 2r। ये जो है वो इक्वेशन बन गई आपके पास, जो आपने रिफॉर्म करके दोनों के फार्मूलाज को किया। तो nth ऑर्बिट के लिए आपको पता है कि किस तरह से E कैन बी रिटन एज, सो ई एन इज़ इक्वल टू -1/4πe0 ZE स्क्वायर बाई 2re। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये फार्मूला किस तरह से आया। हमने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलाज को अकॉर्डिंग टू अवर असम्पशन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंगली इसको रिफॉर्म किया। उसके बाद अगेन फ्रॉम बोहर्स पोस्टुलेट फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमने देखा कि बोहर्स पोस्टुलेट का एक ये भी पोस्टुलेट था mvr इज इक्वल टू nh बाई 2π।
तो अगर उसके रिलेटेड हम देखें तो हमारे पास किस तरह से फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन आ रही है, E इज़ इक्वल टू NH/2πmr। यानी कि हम अगर बोहर के पोस्टुलेट से देखें क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है V इज़ इक्वल टू NH/2πmr। ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब जो V की वैल्यू हमने निकाली थी अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, अगर उसको सब्स्टिट्यूट करें तो हम क्या यहाँ पे लेंगे कि Rn इज़ इक्वल टू E0H²n² यानी कि उसमें हमने रेडियस का फार्मूला भी पुट कर दिया R की वैल्यू की जगह, फिर उसको हमने फर्थरली E की वैल्यू को भी पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया R कांस्टेंट, यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट भी आ गया हमारे पास। तो इफ़ Ni and Nf आर द क्वांटम नंबर्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ, तो हमने यहाँ पे देखा कि EI जो है वो क्या हो गया रेडबर्ग कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली -RHc/N2² एंड EF का क्या हो गया -RHc/Ns²। तो इफ़ V इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हुआ V इज़ इक्वल टू EI माइनस EF/H, और EI की वैल्यू क्या थी -RHc और EF की क्या थी -RHc/Nf², उनको हमने एक जगह कर लिया और फिर जो है वो क्या बन गया 1/Nf² माइनस 1/Ni²। तो टोटल जो हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट। तो अब हम आ जाते हैं डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। According to Bohr's model of atom, energy is radiated in form of a photon when the electron of an excited hydrogen atom return from higher energy state to the lower energy state। यानी कि वो बता रहे हैं कि जो हमने बोहर्स का देखा कि उसमें एनर्जी रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो En इज इक्वल टू -me4/8, जो En का फार्मूला था हमने वो पुट किया यहाँ पे। फिर HV की फार्मूला देखा तो हमने V को जो है वो साइड पे करके H को जो है वो इस फार्मूले के साथ अटैच कर दिया, तो क्या बन गया me4/8 E0² H³ ब्रैकेट 1/Ni² माइनस 1/N2²। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इसमें जो यहाँ पे हमारे पास मतलब C इज़ इक्वल टू V वेव लेंथ जो आ रही है ना, इसको हम रिफॉर्म करेंगे ताकि हम इसको जो है वो 3 और 2 के अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन में पुट कर दें। तो हम क्या करेंगे C/वेव लेंथ इज इक्वल टू me4 + 8 E0² H³ यानी कि जो वैल्यू थी उसको उतारा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसकी जगह हम रेडबर्ग कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हो गया 1/वेव इज इक्वल टू R 1/Ni² माइनस 1/N2²। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लैम्डा है वो किसको शो कर रहा है, वेवलेंथ को शो कर रहा है ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। यहाँ पे हमने रेडबर्ग की न्यूमेरिकल वैल्यू भी शो करवा दी है, जो आप वेवलेंथ के जब भी फाइंड करेंगे तो आप इसको वैल्यू को लिखेंगे तो आपके पास वेवलेंथ का आ जाएगा इजीली। तो यहाँ पे क्या है वेवलेंथ के R की वैल्यू 1.097 × 10 एक्सपोनेंट 7m-। तो अब आप जब भी वेवलेंथ को फाइंड करेंगे तो R की जगह जो है वो आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो आपका इजीली वेवलेंथ का जो है वो आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमने एक और इक्वेशन अगर हम देखते हैं वेव नंबर की, जिसको हम देखते हैं कि वेव नंबर इज़ इक्वल टू 1/वेव लेंथ, यानी कि अब इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वेव नंबर से भी। तो अगर हम 1 लैम्डा की जगह v यानी कि v और डैश लगाएंगे यानी कि वेव नंबर लगाएंगे तो हम इसमें वेव नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे देखें 1 लैम्डा की जगह v और ऊपर डैश लगाया, तो इससे क्या हो रहा है कि हमें वेव नंबर भी इसी फार्मूला से फाइंड हो रही है। तो आपने ये देखा कि वेव नंबर और वेव लेंथ, हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक डेरिवेशन से वेव नंबर का फार्मूला भी निकाल दिया और वेव लेंथ का फार्मूला भी निकाल दिया, क्योंकि वेव लेंथ और वेव नंबर जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 लैम्डा का जो है फार्मूला वो भी सेम है और जो हमारे पास ऊपर वेव नंबर का फार्मूला है वो भी एग्जैक्टली सेम ही है। तो इस डेरिवेशन के थ्रू हमने दोनों चीज़ें निकाल दी। अब हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है आज का। हमने बोहर के पोस्टुलेट से जो है वो डेरिवेशंस निकाल दी, इक्वेशंस निकाल दी जो हमारे आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो सकती हैं। हमने सबसे पहले डेरिवेशन फॉर रेडियस निकाली, फिर उसके बाद एनर्जी की डेरिवेशन निकाली, एनर्जी डिफरेंस, वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये सब जो चीज़ें हैं इक्वेशंस हैं ये आपको याद करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये आगे आपके पास न्यूमेरिकल में यूज़ होती हैं और आपको ये अगर याद होती है तो आप इजीली आप या कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, इसलिए मैंने पार्ट्स 2 बनाए थे।
लेकिन फिर भी ये वीडियो और लंबी हो गई। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अभी भी अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है, मसला हो रहा है, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर दे सकूँ और आपकी जो है वो क्वेरीज़ को हल कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।